नमस्कार, मैं जितेश नेजा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। दिल्ली में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो इसका कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। खाली हम अगर दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 12,000 से अधिक मामले अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पर रात की बात यह है कि 12,000 में से आधे मामले ठीक हो चुके हैं, जो बिल्कुल स्वास्थ्य हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की बात करें कि रोहिणी में किस तरह लोग जागरूक हैं, किस तरह सामाजिक दूरियों का पालन कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं नहीं पहनते, हाथों को किस तरह धोते हैं, कितना जागरूक हैं, ये सब जानने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं फेडरेशन ऑफ RWA के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हरीश दुपट जी, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरीश जी, जिस तरह दिल्ली में कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आप सही फैसला मानते हैं केजरीवाल सरकार का, जिन्होंने इस लॉकडाउन चौथे चरण में ढील दी है? एक्चुअली मैं अभी खुद असमंजस में हूँ जी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया लॉकडाउन जी वो सही था, या केजरीवाल जी जो कर रहे हैं लॉकडाउन को खोलने का वो सही है जी, या लॉकडाउन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। मैं अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ अपने में। कारण कुछ स्पष्ट से मेरे को ये समझ में आ रहा है, कोरोना की दवाई अभी तक दुनिया में नहीं बनी जी, और रोज़ मीडिया में अखबार में आ रहा है कोरोना से इतने ठीक हो गए। जब दवाई नहीं है उसकी तो ठीक कहाँ से हो गए, नंबर एक। दूसरी चीज़ अटपटी सी लग रही है कि कोरोना से इतने पेशेंट तो ठीक हो गए, इतने पेशेंट कोरोना से मरे। जी, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मीडिया वालों को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन बीमारियों से मरने वालों के नाम ही नहीं मिल रहे, या उनको नहीं पर अब लगता है कि जो भी मर रहा है उस पर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या डायबिटीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम कुछ नाम नहीं आ रहा सिवाय कोरोना के। तो सारे कहाँ चले गए? घर चले गए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया अपने घर चले गए हैं क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। नंबर एक। नंबर सबसे बड़ी जो समस्या है लॉकडाउन की, लॉकडाउन का डिसीजन था, मेरे को समझ नहीं आया। मैं अभी नहीं कह सकता कि सही था या गलत था। जी, हमने अपने को कोरोना से डर के अंदर समेट लिया, अंदर हम बंद हो गए। क्या मैं तब भी सोचता रहा, अब भी सोच रहा हूँ, क्या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोरोना बाहर से बोरिया बिस्तरा लेके चला जाएगा क्या? वो वायरस है, वो यहाँ आ गया है हमारी ज़िंदगी में और यहीं रहेगा। जी, कोरोना के साथ हम मरेंगे, हम कोरोना के साथ जिएंगे। वो हमारा ज़िंदगी का, जैसे और फ्लू, मलेरिया, जुकाम, इससे जुकाम खांसी होते रहते हैं हमको जब मौसम चेंज हुआ है, तो वो भी तो वायरस है। इस वायरस से हमें इतना भयभीत नहीं होना चाहिए। इतना डरा दिया गया है लोगों को कि शायद कोरोना से कम और डर से ज़्यादा लोग मर गए होंगे। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन जो सरकार ने लॉकडाउन किया, क्या वो लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, या किया तो पूरी तैयारी के साथ नहीं किया? तैयारी के साथ नहीं किया। तैयारी के साथ इसलिए नहीं किया जब बीमारी हिंदुस्तान में थी ही नहीं। जी, बिल्कुल शुरुआत हुई तो बाहर से बीमारी आने का अंदेशा हुआ, आई नहीं, अंदेशा हुआ। तो क्या हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो एयरपोर्ट पे ही नहीं व्यवस्था कर सकती थी कि थारोली चेक होता, उस बंदे को वहीं क्वारंटाइन कर दिया जाता? जी, इतनी बीमारी, इतने आज 1 लाख से ऊपर हमारे पेशेंट हो गए। जी, तो पूरे हिंदुस्तान में इतना संक्रमण नहीं फैलता। ये फेल्यूर है। ये क्या है? ये सब पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगी रही, इन्होंने उसको हटा दिया, उसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल। एयरपोर्ट, मोदी ने अपने बयान में बोला है कि जब कोरोना में पहला केस आया था तब से ही हमने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग चालू कर दी थी।
अगर आप तो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अगर स्क्रीनिंग चालू हो गई, वहाँ से 100 बंदे आए, 100 बंदों की थारोली अगर स्क्रीनिंग हुई, जी 100 में से 10-15 बंदों को निकला पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव थे, उनको अलग रख देते, 90 को कहते थे यू में गो, आप घर जा सकते हो, जी 10 को कहते कि आप चाहे घर पे क्वारंटाइन, चाहे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर देते, दैट्स ऑल। तो बीमारी कहाँ फैलती है आप बताइए। ड्रग्स लेके आते हैं लोग, फालतू की चीज़ें लेके लोग आते हैं, तो वहाँ पे कस्टम वाले रोकते हैं कि नहीं रोकते? हरी जी, एक सवाल ये है कि हमारी जो लड़ाई थी वो कोरोना के साथ थी। इस कोरोना के साथ लड़ाई के साथ साथ जमातियों की बात आई, तब हमारा देश फिर हिंदू मुस्लिम करने लग गया। क्या कारण इसके पीछे भाई होंगे? क्या ये राजनीति का एक पार्ट है? इससे गंदी राजनीति क्या होगी? हमें कहा जाता है कि ये मुसलमान, ये हिंदू, और जमातियों का जो वो क्या साध, वो 2 महीने करीब हो गए हैं आज़ाद घूम रहा है, और उस हालत में आज़ाद घूम रहा है कि एयरपोर्ट पे एयर सेवाएं बंद हैं, बाहर विदेश नहीं दौड़ सकता। विदेश क्या, शायद एक दिल्ली से कोई रोहिणी का बंदा पश्चिम बिहार नहीं जा सकता। नहीं तो क्या आप इसको एक राजनीति का राजनीति बिल्कुल खुली राजनीति है, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार? आप कह रहे हैं राजनीति का? वो 2 महीने होने को आ रहे हैं, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? इसमें मुझे समझ नहीं आता कि क्यों, जबकि चप्पे चप्पे पे पुलिस है। जी आपको भी आने में, जबकि अब लॉकडाउन खुल गया है, आपको भी आने में प्रॉब्लम हुई होगी पक्की बात। जब वो 1.5 महीना पहले पूरा एरिया वाइज सब, हमारा सेक्टर 3 अलग ब्लॉक, सेक्टर 2 अलग ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक थे, जी चप्पे चप्पे पे पुलिस है, तो वो कहाँ भाग के गया? यही सर यही बात है कि जिस तरीके से पहले हिंदू मुस्लिम हुआ और आज वापस बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई चालू हो गई है। जब प्रियंका गांधी ने यूपी में 1000 बसें भेजी, उसके पीछे ही बवाल खड़ा हो गया। ये जहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता होता तो ये मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऊपर की राजनीति है जी। और मैं सामाजिक बंदा हूँ। नहीं सर, राजनीति ही क्यों आ गई है इसके बीच में ना? आप एक समाज सेवी हैं, आप एक देश के नागरिक हैं, जहां पूरा देश, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर कोरोना के साथ लड़ना है, तब इस लड़ाई में राजनीति का मुद्दा क्यों बीच में आ रहा है? नहीं तो कोरोना से अगर लड़ना है, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में थे, तो मुझे तो प्रधानमंत्री जी बताएं ना फिर देश को कि जब बाहर से कोई चीज़ आ रही है, आपने एयरपोर्ट पे क्या व्यवस्था की? उस व्यवस्था से पहले आपको मध्य प्रदेश का इंटरेस्ट था कि वहाँ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट हटा के बीजेपी की गवर्नमेंट बने। पूरी ये कोशिश की गई, सारे देख रहे थे, वो सरकार बनने दी गई, खुद बनाई गई। यहाँ अगर एयरपोर्ट पे थारोली चेक होता बंदे का, तो इतनी महामारी नहीं फैल सकती थी, इतना कोरोना नहीं फैल सकता था। इतनी परेशानी हुई है। आज आप देखिए, लाखों बेचारे गरीब पैदल, साइकिल से बच्चों को लेके पैदल जा रहे हैं इतनी धूप में। जब हम आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो इतनी 500 मील दूर, 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर पैदल जा रहे हैं इतनी धूप में। जी, आपने गरीब लोगों की बात की, मजदूरों की बात करी। देश के निर्माता कहा जाता है इनको। आज हम जिस रोड पे चलते हैं, जिस मकान पे रहते हैं, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का होता है। फिर जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है, इन लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? क्यों नहीं सरकार इनके साथ खड़ी होती है? आज आप देख रहे हैं कि कितने मजदूर मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, किसी को ट्रेन को चल रही है, किसी को टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं सरकार इनका साथ दे रही? चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, चाहे मैं राज्य सरकार की बात करूँ, इसके पीछे भी राजनीति क्यों? मैंने महसूस किया है कि सरकारों के बारे में क्या कहें। 30 लाख करोड़ की गिनती शायद आप भी सही नहीं लिख पाएंगे, मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। 30 लाख करोड़। एक गरीब को क्या मिला?
30 रुपए भी नहीं मिले। अगर गरीबों के खातों में डाले जाते हैं तो ज़्यादा, ये क्या हो रहा है, सब लूटपाट है, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हों। ये राजीव गांधी ख़त्म हो गए, वो इतना ईमानदार बंदा था, उसने एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कह दी थी कि जो सेंटर से 100 रुपये चलते हैं ना, तो 1 रुपया रह जाता है पहुँचते पहुँचते वहाँ तक, और यही होता है। ये बिचौलिए जितने हैं वो खा जाते हैं पैसा। नहीं सर, मैं आज लेते ही बात करूंगा मजदूरों को लेके कि क्यों नहीं मजदूरों पे ध्यान दे रही कोई भी सरकार, क्यों इनको मरने के लिए छोड़ रही है। क्या ऐसा है कि जो लॉकडाउन किया वो तैयारी के साथ नहीं किया? क्या बिल्कुल आधे मन से किया गया और विदेशी ताकतों के दबाव में किया गया। मैं स्पष्ट बताऊं, बिल्कुल मैं जिस एक डॉक्टर को फॉलो करता हूं, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी, और नेचुरोपैथी का है डॉक्टर, और 2017 में उसने जो किया वो दुनिया में आज तक कोई नहीं। उसने DIP डाइट का इजाद किया। वो उसका कहना है कि 72 घंटे में आप DIP डाइट से अपनी डायबिटीज़ की, हार्ट की, BP की दवाइयाँ छोड़ सकते हैं जी। ये है उसका त्याग, और वो बार बार कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, आप मुझे 2 पेशेंट दे दो, मैं ठीक करके देता हूँ जी। और उस कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली जूस के ऊपर। और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वियतनाम की गवर्नमेंट ने उसको 2 पेशेंट दिए कोरोना के, वो भी पेशेंट जिन्होंने खुद लिख के दिया कि हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा इलाज डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, वियतनाम विदेश का, और उस बंदे ने दोनों को ठीक करके दिखा दिया। जी सर, मैं आपके क्षेत्र की बात करूंगा। रोहिणी RWA फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के अंदर किस तरह से लोग जागरूक हैं? हमारे क्षेत्र में मैंने सेक्टर 3 में और सेक्टर 2 में, जैसे ही ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो मेरी ACP साहब प्रक्षय सिंह हैं और SHO साहब हैं मलिक साहब, तो उनके साथ मीटिंग हुई थी। 5-5 पास हमने हर एक RW को दिए कि कम से कम बाहर का आना जाना कम से कम हो, जिससे कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले, उसको रोकने के लिए। और मेरे बंदे जो E19 के थे, E19 में आज कोई RWA नहीं है। उसके बावजूद जब लोगों को ज़्यादा शिकायत हुई, ज़्यादा चहल पहल हो रही है, सब्जी की रेडी वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दोपहर जानवर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जानवर गोबर बहुत कर रहे हैं, बहुत गंदगी हो रही है पॉकेट में, तो फिर मुझे मजबूरन सोचना पड़ा। मैंने एक गार्ड रखा और लोगों से व्यूज़ लिए, लोग मेरे पीछे, मैंने बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये मैं किसी से नहीं लूँगा, हाथ जोड़ता हूँ। जिसने अगर योगदान देना हो 1000 रुपये या 500 रुपये दें। ठीक है। मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और हमने गार्ड रख लिया। लेकिन फिर भी 2-3 लोगों ने ऐसे, एक दिन क्या हुआ, ये मंदिर की साइड के हमारे 2 ताले तोड़ दिए गए। मुझे पता लगा कि वो छोटे वाला गेट की विंडो जो है खुली हुई है, वहाँ से फालतू के लोग भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं। तब मैंने पता कराया कि दोनों ताले हमारे तोड़ के और बदल दिए गए। उसकी मैंने रिपोर्ट की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अभी वो मामला सुलट रहा था, दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ, स्कूल की साइड के पता लगा जो पुलिस वाले लगा के गए थे चैन और ताले, वो भी तोड़ दिए गए। मैंने गार्ड को सवेरे कहा कि भाई जाके ताला लगा दो, चैन लगा दो, कि गेट खुला हुआ, मेरे पास फ़ोटो आ रही हैं, ये ठीक नहीं है, लोगों की आवाजाही फालतू होगी,
और बीमारी बढ़ेगी। जैसे ही वो ताला लगा के गेट से अपने मेन गेट पे बैठने गया तो उस एक लड़का आता है, गोयल बिल्डिंग मटेरियल का गगन नाम का लड़का। उसने उससे चाबी छीनी हमारे गार्ड से जी। और उसको कुर्सी से धक्का दे के गिराया और पिटाई की, उसको मारा। मैंने उसकी भी रिपोर्ट पीसीआर में की, एसएचओ साहब को की। बहुत दुख की बात है कि अभी तक दोनों इशू के ऊपर कहीं कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। हाँ, एसएचओ साहब की मैं फिर तारीफ़ करूं, बहुत अच्छे नेचर के बंदे हैं। उस दिन उन्होंने विजिट की पूरी 4 पॉकेटों में, E19, G26, G28, G30 में उन्होंने विजिट की। लोगों के अंदर एक हिम्मत, मनोबल बढ़ता है लोगों का। तो कुल मिला के लोग जागरूक हैं सामाजिक दूरियों को लेकर, लोग जागरूक मास्क पहनते हैं और कम से कम निकल रहे हैं। और मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना घर पे रहें। जी। चाहे कुछ भी है, इसको हम पॉजिटिव वे में लें कोरोना को, तो कोरोना ने हमें अपने परिवार के साथ बैठना तो सिखा दिया। हम बच्चों को, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते थे। आज हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं घर पे। तो हर एक किसी भी परेशानी में उसका अगर दूसरा पहलू देखो तो ये अच्छाइयाँ भी हैं। कल B6 सेक्टर 3 में हमारे मित्र ने, हमारे फेडरेशन के एक बंदे ने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोटो भेजिए भाई साहब। वो जो है ना, एक लेडी कोई B8 का 178 नंबर के सामने पड़ी हुई है जी। और कोई उसको नहीं पूछ रहा। हमने 100 नंबर कॉल किया। मैंने तुरंत आगे कार्रवाई की और फिर तारीफ़ करूँ मलिक साहब की, एसएचओ साहब की, उन्होंने तुरंत स्टाफ भेज के उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया। जी। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आपकी सोसाइटी में, आपके रोहिणी ब्लॉक के अंदर काफ़ी गरीब वर्ग भी हैं जो परेशान है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी, तो आपसे मिलके उनकी किस तरह मदद कर रहे हैं? मैंने जो भी किया अपने को छुपा के किया। मेरे पास एक फेसबुक पे एक वीडियो डाली गई थी, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कितना पतन हो गया इंसानियत का। एक गरीब बंदे को हॉस्पिटल में, एक गरीब बंदे को 15-16 लोग एक केला देते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। जी। एक केला। मैंने तो तुरंत डाल दिया, पोस्ट डाल दी कि क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीबों का। दान वो होता है कि ये हाथ दे और इस हाथ को पता भी ना चले कि दान दिया गया है। आज आप पूछ रहे हो तो मैं आज बता रहा हूँ। मेरे साथ और 1-2 लोग थे, हमने ये सामने सेक्टर 3 का सर्वोदय स्कूल में 141 लोग केजरीवाल जी ने भेजे थे। जी। सवेरे शाम खाना उनको मिल जाता था। तो मेरे दिमाग में खाना मिल जाता है, कुछ और भी तो कुछ चाहिए होता है। जी। तो हमारे कहने पे कुछ लोगों ने उनको तौलिया, साबुन, अंडरवियर, बनियान सब प्रोवाइड किया और हम लोगों ने रोज़ शाम की चाय का प्रोग्राम बनाया कि रोज़ शाम को चाय नाश्ता हम लोग देंगे। जी। और वो निर्बाध रूप से चला। हमने एक भी, मैंने ऊपर वाले ने दिया है तो पहले भी कई पैकेट बनवा के रखे थे। और ज़रूरतमंद मतलब ये नहीं है कि कोई अगर झुग्गी में रह रहा तो ज़रूरतमंद ही है, नो। आज मेरा मानना है सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल क्लास की है। वो बेचारा कहीं लाइन में लग नहीं सकता स्कूल में रोटी के लिए। तो ज़रूरतमंदों को मैंने पैकेट प्रोवाइड किए और खुलेआम अभी भी पड़े हुए यहाँ पैकेट बने होंगे, आप देख सकते हैं। खुलेआम कहता हूँ, अभी फ़ोन आया आपके पास सामने। जी। E18 के प्रधान है मेरे दोस्त। जी।
मिस्टर अटल गोस्वामी, उनका फ़ोन था, दोपहर साहब एक लेडी है बहुत गरीब है, तो मैंने कहा शाम को भेज दो, उसको मैं देता हूँ। तो कल 11 बजे आएगी, पैकेट दे देंगे। और सेक्टर 2 से 3 से और भी कल लोगों ने आना, 6-7 लोगों ने। चलो इससे अच्छा क्या है, पुण्य का काम है। तो ये सेवा भाव अगर हो, और कई सेवा भावी कईयों ने सेवा की है, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोग आगे बढ़ चढ़ के आए। हाँ, कुछ तो फ़ोटो खिंचाने के लिए आए और कुछ वास्तव में दिल से मजबूर होके ऊपर वाले ने चेतना दी उनको सेवा करने की, उन्होंने लोगों की सेवा की। जी। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से जी। 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सेवा के लिए डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, एमसीडी के, दिल्ली गवर्नमेंट, ये नाम आ रहे हैं, अच्छी बात आनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। एक नाम आना चाहिए, और जो नहीं आ रहा वो सभी RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का नाम भी आना चाहिए। जी। ये अगर आप मेरी बात पहुंचाएं सरकार तक तो मुझे बहुत खुशी होगी। जितेश जी, है क्या RWA ही अगर कोई सेवा कर रही है असली, तो ना केजरीवाल कर रहा है, ना कोई कर रहा है, RWA कर रही है। RWA कैसे कर रही है? अपनी अपनी सोसाइटी में वो संभाले हुए हैं सोसाइटी को। जी। वो अपने पास से पैसा खर्च करते हैं, अपने पास से समय देते हैं, और उसके बावजूद लोगों की जी। बद्दी गालियाँ सुनते हैं। क्यों? उनके अंदर सेवा भाव है। तो RWA को मैं सलाम करता हूँ, जितने RWA के हैं रिप्रेजेंटेटिव, सबने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान सबने सेवा की है और वो शुरू से करते आए हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, सीनियर सिटीजन। जितने भी कोरोना से डेथ हुई हैं उनमें ज़्यादातर सीनियर सिटीजन होंगे, पक्की बात, क्योंकि जवानों के साथ वो कोरोना लड़ नहीं सकता। सीनियर सिटीजन की 60 साल से ऊपर जो है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से वायरस जो है उनके ऊपर अटैक जल्दी करता है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम निकलें घर से, और एक लाइन मुझे याद आई है, मैं कह दूं, सभी अपने सीनियर सिटीजन से भी, अपने सारे रेजिडेंट से भी, इन आँखों में ना अब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए, मुझे अपनी सभी आहें, सभी रंजो अलम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरीश धूपड़ जी, फेडरेशन ऑफ RWA रोहिणी के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने गाने के साथ बुजुर्गों का सम्मान किया है जो इस कोरोना महामारी में शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली पुलिस, सफाई कर्मी, डॉक्टरों के साथ साथ RWA का भी धन्यवाद किया है, जो जी जान के साथ अब मेहनत करते हुए इस कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और अपने निजी खर्चे से सभी जरूरतों को पूरा करते हुए और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस विषय में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।